हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए बिहार डीएलएड का बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं, जो कि यह सेट वन है, मॉडल सेट वन है। जिसमें क्या कवर करवाया जाएगा, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कवर करवाया जाएगा। जो आज टॉप 100 इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स का टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा, जो सीधे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। सीधे आपके कौन से एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम 2024 में डायरेक्ट यह प्रश्न जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। चलिए बिना देरी का आज सेट वन स्टार्ट किया जाए। देखिए बच्चों, क्लास मॉडल सेट वन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखा जाए कि अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है। तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे अर्थशास्त्र का जनक कौन होता है, तो आप बताइएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का धन, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र का धन पुस्तक की रचना किसने किया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की गई थी। बाबू अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्र का धन, पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा 1776 ईस्वी में जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था। तो याद रखिएगा कि जब आज़ादी का समय था तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो था वह प्राथमिक क्षेत्र का था। यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, यानी कि याद रखिएगा कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है वह किस क्षेत्र का माना जाता है, तो सेवा क्षेत्र का। जब आज़ादी के समय जो था ना, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का माना जाता था, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा बच्चों कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। याद रखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। याद रखिएगा कैसी है, तो मिश्रित, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो आप प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब दीजिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना वह कहाँ प्रचलित है, तो अपने भारत में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि याद रखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि योजना आयोग का कार्य क्या होता है। तो याद रखिएगा, योजना आयोग का कार्य, इसका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना तैयार करना, यानी कि योजना आयोग का कार्य होता है पंचवर्षीय योजना तैयार करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी कहा जाता है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एनडीसी कहा जाता है। एनडीसी का पूरा नाम होता है नेशनल, एन फॉर नेशनल, डी फॉर डेवलपमेंट और सी फॉर काउंसिल। तो बाबू याद रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। अब पूछ रहेगा वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी जो हैं वह वर्तमान समय में जो हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या हैं, अध्यक्ष हैं।
तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा 9 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो बच्चों आप जवाब दीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट, भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल 2002 को भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर कि बिहार के विकास के बिना, बाबू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, जो कि आपके डीएलएड एग्जाम 2024 एंट्रेंस एग्जाम 2024 में सीधे तौर पे देखने को मिलेंगे। मेरे यहाँ जो भी टॉप 100 क्वेश्चन कराया जाएगा, टॉप 100 क्वेश्चन जो कराया जाएगा वह सीधे डीएलएड एग्जाम 2024, डीएलएड एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम 2024 में सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। तो बाबू अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिहार के विकास के बिना, देखिए बिहार के विकास के बिना भारत का विकास, याद रखिएगा भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है। तो याद रखिएगा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन एपीजे अब्दुल कलाम का है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा भारत का सबसे पिछड़ा राज्य अपना बिहार है। याद रखिएगा भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है। भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। तो कौन सा देश है। तो याद रखिएगा बुरुंडी जो है वह सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा अर्धविकसित या विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि, याद रखिएगा आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, किसके संदर्भ में किया जाता है। तो याद रखिएगा आंसर विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए इसको। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते चलिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखा जाए। सबसे पहले देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गरीबी गरीबी को जन्म देता है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। यह कथन किसका है। याद रखिएगा रैगनर नक्श का। याद रखिएगा गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, रैगनर नक्श का है। अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है HDI, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 2004 में कितना था। याद रखिएगा भारत का स्थान कब 2004 में कितना था। आंसर हो जाएगा 126वां। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है कौन सा है। तो याद रखिएगा गोवा जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योजना आयोग द्वारा मार्च 2009 में आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में निर्धनता प्रतिशत कितना था। याद रखिएगा आंसर हो जाएगा 46.4%। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योजना आयोग द्वारा मार्च 2009 में आंकड़ों के अनुसार बिहार में निर्धनता प्रतिशत कितना था। याद रखिएगा 41.4% था। चलिए कितना प्रतिशत था, 41.4%, 41.4% था। कितना परसेंट था, 41.4% था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाएगा कि HDI, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखा जाए कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है।
तो याद रखिएगा HDI में प्रथम स्थान जो है वह नॉर्वे का है। याद रखिएगा किसका है, तो नॉर्वे का। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर, कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो याद रखिएगा उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो 5 साधन होते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है। तो प्रति व्यक्ति की आय की गणना जो होती है ना वह वार्षिक होती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसी होती है जी, तो वार्षिक होती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसी होती है, तो वार्षिक होती है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2014 से 15 के अनुसार बिहार का कुल आय लगभग कितना रुपया था। तो याद रखिएगा कुल आय लगभग 3 लाख, याद रखिएगा 3 लाख करोड़ रुपया था। 3 लाख करोड़ रुपया था, याद रखिएगा 3 लाख करोड़ रुपया था। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, कृषि किस क्षेत्र के तहत आता है। यह जो है कल डिटेल्स में यह क्लास करवाया जाएगा कि अर्थव्यवस्था की संरचना कितनी होती है, अर्थव्यवस्था का प्रकार कितना होता है बच्चों। यह जो है आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। और वह किस लेवल का क्वेश्चन है, तो DLED एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लेवल का क्वेश्चन है। चाहे आप बीएड एग्जाम 2024, बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का भी तैयारी कर रहे होंगे, तो यह जो है सीधे तौर पर यह आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाबू लोग, आप लोग के लिए हमेशा जो है टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन सीधे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट तौर पे आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। चलिए, याद रखिएगा यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कृषि किस क्षेत्र के तहत आता है। तो याद रखिएगा कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। देखिए बच्चों कि अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 नंबर, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में प्रचलित है। तो बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वह अमेरिका में प्रचलित है। अब पूछ देगा 27 नंबर क्वेश्चन कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में प्रचलित है। तो बच्चों चीन और रूस में। अभी बहुत सारे देश में प्रचलित है, लेकिन आप याद रखिएगा कि चीन और रूस में जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, अमेरिका में जो है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में प्रचलित है, तो भारत में प्रचलित है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय आय में होती है। तो याद रखिएगा जनसंख्या में अगर वृद्धि होगा तो राष्ट्रीय आय में क्या होगा, वृद्धि होगा। याद रखिएगा अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नरेगा की शुरुआत कब हुआ था। याद रखिएगा नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को हुआ था। देखिए नरेगा की शुरुआत कब हुआ था, तो नरेगा की शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के अंतपुर नामक स्थान पर हुआ था। यानी पूछ देगा कि नरेगा की शुरुआत कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के अंतपुर नामक स्थान पे हुआ था। कब हुआ था जी, तो 2 फरवरी 2006 को हुआ था। 2 फरवरी 2006 को हुआ था। अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नरेगा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, याद रखिएगा, एक परिवार को कम से कम कितने कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है। यानी कि याद रखिएगा रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो याद रखिएगा 100 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है, तो 100 दिनों के लिए बच्चों रोजगार की गारंटी दी जाती है। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नरेगा में वर्तमान मजदूरी कितनी है। तो याद रखिएगा पहले कितनी थी, 182 या 83 रुपया था। याद रखिएगा 182 या 183 रुपया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में बढ़ गई है। तो नरेगा की वर्तमान मजदूरी कितनी हो गई है, तो 202 रुपया हो गया। कितना हो गया है, 202 रुपया। अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनरेगा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। नरेगा में या मनरेगा में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाता है, तो बाबू 33% आरक्षण दिया जाता है। कितना प्रतिशत, 33%। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 33% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर क्या कह रहा है, याद रखिएगा 33 कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन, याद रखिएगा, गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई। याद रखिएगा तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है ना 4 अगस्त 1949 को प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में हुई थी। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है
4 अगस्त 1949 को किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। प्रोफेसर महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा, में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था। याद रखिएगा, पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, देखिएगा बच्चों, ध्यान दे के समझिएगा कि दादा भाई नौरोजी हैं। याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत का पीसीआई कितना बताया गया है? पीसीआई अर्थात प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटल इनकम कितना रुपया बताया गया था? तो याद रखिएगा बाबू, 20 रुपया बताया गया था। कितना रुपया बताया गया था? तो 20 रुपया बताया गया था। अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डॉक्टर VKRV राव ने, याद रखिएगा, राव ने 1925 से 26 में भारत की प्रति व्यक्ति आय बताया था। तो याद रखिएगा कितने रुपया बताया था? तो 62 रुपया बताया था। कितना रुपया बताया था? 62 रुपया बताया था। अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन जो है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा किस एग्जाम के लिए? तो DLED एग्जाम 2024 के लिए, एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। बिना देरी का क्लास एकदम जो है लास्ट तक हमसे बने रहिएगा, जो कि टॉप 100 क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको। और यह क्वेश्चन जो है ना सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आप इस क्लास को एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यह क्लास जो है आपका लगभग 5 से 7 नंबर दे सकता है आपको। तो बाबू ध्यान दे के पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? गरीबी कैंसर की तरह है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, गरीबी कैंसर की तरह है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, यह कथन जो है ना वह याद रखिएगा कुजनेट जी का है। कुजनेट कौन थे? तो एक अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा, कुजनेट के द्वारा बोला गया था गरीबी जो है वह कैंसर की तरह है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? WDR, जिसको कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। याद रखिएगा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो है ना 2007 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना डॉलर बताया गया था? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना डॉलर थी? याद रखिएगा कितना था? तो $950। याद रखिए कितना था? $950 था। याद रखिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार 2007 में अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितना डॉलर थी? तो याद रखिएगा $46,040। याद रखिएगा $46,040 थी। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अब ध्यान दे के बच्चों समझते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है अच्छा से अच्छा जो है आप कर नहीं पाइएगा, एग्जामिनेशन में अच्छा अंक नहीं ला पाइएगा, जिससे आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो बाबू आप इस क्लास को विशेष तौर पर देखिएगा। अगर सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो जिज्ञासा क्लासेस से जुड़कर आप जो है पढ़कर सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाबू यहाँ पे हमेशा जो है ऐसा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि सीधे जो है ना आपके एग्जामिनेशन में, हर क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन चुन कर लाए हैं। तो आप लोग विशेष तौर पर पढ़िएगा बाबू, क्लास को और शेयर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा बाबू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू लोग, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, ध्यान दे के समझते चलिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा बच्चों। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसको देखिएगा कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार जो है, आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, कह रहा है मनुष्य के आविष्कार में, याद रखिएगा, मुद्रा का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण है, यह कथन जो है क्राउथर का है। याद रखिएगा किसका है? तो क्राउथर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डैश को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, यानी किसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। बच्चा बच्चा को पता है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। याद रखिएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित देश कहलाएगा। भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? याद रखिएगा, भारत अंग्रेजी शासन का उपनिवेश था। याद रखिएगा, याद रखिएगा
44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थव्यवस्था डैश अर्जन की एक प्रणाली है। तो अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। क्या है? आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर्थिक विकास, याद रखिएगा, आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? तो परिवर्तन की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 46 नंबर। थैंक यू पूजा, बोल रही है पूजा कि बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं। थैंक यू मेरे बाबू लोग। आप लोग ऐसे ही दुलार बनाकर रखिए बाबू, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब कमेंट थोड़ा सा पढ़ लें। 2 मिनट क्लास को रोक रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट बच्चों का बहुत आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है बच्चों का। भाई ऐसे ही अपना प्यार बरसाइएगा, भाई और बहन जरूर आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाइए। हाँ, थैंक यू मेरे भाई संजय। लवली मिश्रा बोल रही हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हैं हमको। थैंक यू बाबू लोग, आप लोग ऐसे ही व्यवहार बना के रखें, ऐसे ही दुलार दें। आप अपने बड़े भाई समतुल्य, आपके बड़े भाई समतुल्य हैं हम। आप लोग अपना प्यार बरसाएं, इसी तरह आप अपना प्यार और दुलार बनाकर रखें बच्चों, जिससे हमको और मोटिवेशनल एनर्जी है बच्चों। और क्लास को सेशन को इतना शेयर कर दीजिए ना कि आपका भाई जो है आप लोग के लिए एकदम जो है डीएलएड क्या, आपके लिए बीपीएससी, आपके लिए एसएससी, सब का जो है टीचरों का ग्रुप बनाए। ठीक है? आप लोग ऐसे ही प्यार, अपना दुलार बरसाइए बच्चों, भाइयों बहनों, अपना प्यार बरसाइए, अपने बड़े भाई पर प्यार बरसाइए। और जिज्ञासा क्लासेस को शेयर कीजिए बच्चों, यह सेशन को इतना शेयर कीजिए कि हर बच्चों के पास पहुंच पाए। चलिए बिना देरी का आप क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए, थैंक यू पूजा बाबू, थैंक यू। चलिए चलिए, सबको धन्यवाद भाई। अब क्लास को शेयर किया जाए, क्लास को आगे बढ़ाया जाए अब। ठीक है? चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है 46 नंबर कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आर्थिक विकास का श्रेय जो है नियोजन को दिया जाता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आर्थिक विकास की माप कौन। एक लड़का लिख रहा है सर आप मेरा नाम नहीं लिखे, क्या नाम है? याद रखिएगा, पप्पू मिश्रा। अरे भाई, सब सब मेरे लिए आप लोग इक्वल हैं। आप लोग सब मेरे लिए क्या है? इक्वल हैं। सभी का कमेंट बाबू हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पता है क्लास कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का अब बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग क्लास पर विशेष ध्यान दीजिए, सबका हम मैसेज कर, सबका कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे बच्चों। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लास अभी पढ़िए, हम सबका रिप्लाई करेंगे बाबू। चलिए क्लास को देखिए बच्चों, क्लास 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा नियोजन को। याद रखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक विकास की माप करने के लिए, ठीक है, माप करने के लिए सबसे उचित जो है साधन कौन सा है। तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित साधन जो है वह प्रति व्यक्ति है। याद रखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है। तो बिहार की स्थिति बहुत दयनीय है। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति जो है वह बहुत दयनीय है। याद रखिएगा 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बिहार में जीवन का आधार डैश है। तो बिहार में जीवन का आधार जो है वह कृषि है। अगला क्वेश्चन जो कि हाफ सेंचुरी क्वेश्चन आपको करवा दिया गया, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह कौन सी आयोग है जिसका कार्य जो होता है पंचवर्षीय योजना तैयार करना होता है। वह कौन सी आयोग है जिसका कार्य जो होता है पंचवर्षीय योजना तैयार करना होता है। तो बाबू आप याद रखिएगा, योजना आयोग का कार्य जो होता है ना, वह पंचवर्षीय योजना तैयार करना होता है, पंचवर्षीय योजना तैयार करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आप लोग ऐसे ही जुनून से पढ़िए बाबू। देखिए अब लग रहा है कि आप लोग एकदम सरकारी कॉलेज को पालेंगे। चलिए देखिए, योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके कब नीति आयोग किया गया। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अब आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या योजना अवकाश अवधि क्या है। याद रखिए, योजना अवकाश अवधि 1966 से 69 तक चला था। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक माना जाता है। तो बच्चों एक वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है।
हर 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हरित क्रांति में मुख्य रूप से किस फसल का उत्पादन किया गया? तो हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन किया गया। किसका उत्पादन किया गया? गेहूं का, यानी गोधूम का किया गया। या देखिए गेहूं का उत्पादन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। देखिए कह रहा है क्या कि भारत की असफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तो तीसरी। क्या देखिए, भारत की असफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तीसरी। और भारत की सफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तो आठवीं। याद रखिएगा, भारत की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना आठवीं, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी। याद रखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, प्रथम मुख्य पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बाबू, कृषि का विकास करना प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है। सॉरी बाबू लोग, थोड़ा सा 2 मिनट डिस्टर्ब हो जा रहा है, आपको कलम अच्छा नहीं चल रहा है। तो चलिए अब अच्छा चलेगा, थोड़ा सा 2 मिनट बस बर्दाश्त कर लीजिए। 2 मिनट बस बाबू लोग बर्दाश्त कर लीजिए। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। याद रखिएगा, वह देश जो है विकसित कहलाता है। अच्छा, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो याद रखिएगा बिहार का जो है ना सबसे कम है। सबसे ज्यादा किसका है? तो गोवा का। याद रखिएगा, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? तो याद रखिएगा सेबी को शेयर बाजार का नियामक संस्था माना जाता है। भारत की पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? याद रखिएगा, सबसे अधिक जो है ना श्रीलंका का है। याद रखिएगा किसका है बुआ? श्रीलंका का। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। याद रखिएगा सभी वर्गों से जो है संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। याद रखिएगा, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाएगा तो गौर से देखिएगा बच्चों। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि काल, याद रखिएगा अवधि काल थी। याद रखिएगा 1951 से 1956 तक भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि काल थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था याद रखिएगा कृषि का विकास करना। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो ये आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविका उत्पादन से होता है। याद रखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। याद रखिए आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त जो है सूचकांक जो है वो प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति आय है। और 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिहार में जमशेदपुर में लोहा लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देखा जाए। थैंक यू सिद्धू चैन। सिद्धू चैन मैसेज किए हैं कि सर आप बहुत खूबसूरत दिखते हैं दाढ़ियों में। थैंक यू मेरे भाई, आप लोग सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखें। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है भाई। आप लोग के एक सपोर्ट से मुझे मोटिवेशनल एनर्जी मिलेगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें भाई। थैंक यू रश्मि मिश्रा, आप ही जो हैं कमेंट की हैं कि सर आपका पढ़ाने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। आपके एक सपोर्ट के कारण जो है मेरा जो है क्लास मुझे और क्लास कराने का इच्छा करेगा। आप लोग बिल्कुल आप चैनल अपना चैनल समझ के इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, इसको देखा जाए। याद रखिएगा आर्थिक विकास संबंधित है। याद रखिएगा तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो परिणात्मक परिवर्तन एवं गुणात्मक परिवर्तन से। याद रखिएगा आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन से। याद रखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, क्या भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ना, वो भारतीय योजना के आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब वर्तमान समय में कह देगा कि भारतीय योजना का अध्यक्ष कौन है, तो हमारे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान स्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री वो कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो वर्तमान समय भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? तो नरेंद्र मोदी होंगे, जो कि हमारे जो हैं प्रधानमंत्री हैं। याद रखिए कौन है? प्रधानमंत्री हैं।
बच्चों देखिए, अब 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। तो किससे संबंध है ऑपरेशन फ्लड का? तो डेयरी विकास से संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है वह डेयरी विकास से है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो याद रखिएगा वित्त हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। तो बाबू देखिए, अगर 2 रुपया रहेगा तो हम देखिए, अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो हमारा रहन सहन बदल जाएगा, हम जीन्स पहनेंगे, हम टोपी पहनेंगे, हम सब चीज़ बुलेट पर चढ़ेंगे। तो हमारे रहन सहन को कौन प्रभावित करता है? तो याद रखिए प्रति व्यक्ति जो है हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। कितना रुपया लगाए थे? तो 20 रुपया लगाए थे। और इनका एक पुस्तक था वेल्थ ऑफ, नहीं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वाई बराबर सी प्लस आई फॉर्मूले को किसने बताया? तो प्रोफेसर क्रेंस ने बताया था वाई बराबर सी प्लस आई। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन की साधनों की आय। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादनों की साधनों की आय राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा बाबू। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा गौर से। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ग से प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा, यह परिभाषा किसने दिया था? तो फिशर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो फिशर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो है 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैश्वीकरण ने देशों को किया है। तो वैश्वीकरण ने देशों को एक साथ जोड़ दिया है, यानी करीबी बना दिया है, करीब कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है उत्पादन क्रियाओं द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा सृजन होता है? तो उत्पादक क्रियाओं के द्वारा सृजन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है योजना काल भारत की वार्षिक विकास दर कितनी रही है? तो 4.2% रही है। बाबू अगला देखिए 5 क्वेश्चन और पढ़ा जाएगा। देखिए 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा गौर से कि 5 क्वेश्चन और पढ़ना है हमको। 100 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और पढ़ना है। 5वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि देखिए भारत की वर्तमान जनसंख्या, या देखिएगा भारत की वर्तमान जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है तो 17.5%। याद रखिएगा। अगला कह रहा है क्या कि तीसा की आर्थिक भयानक मंदी के उभरने के लिए किसने सुझाव दिया था? याद रखिएगा प्रोफेसर क्रेन्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य के द्वारा क्या किया गया था? तो अर्थशास्त्र का रचना किया गया था। अर्थशास्त्र का रचना जो है वह किनके द्वारा किया गया था? तो चाणक्य के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। याद रखिए किनके द्वारा किया गया था? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र। देखिए 2 क्वेश्चन और बचा। 2 क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि अर्थशास्त्र जो होता है ना, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स की रचना जो है वह किसके द्वारा किया गया था? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था का जो है ना, अर्थव्यवस्था का रचना, अर्थशास्त्र का रचना जो है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? याद रखिएगा चाणक्य के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? याद रखिएगा कब की थी? याद रखिएगा 8 नवंबर 2016। अब हम लोग क्लास ख़त्म किया जाए, और क्लास ख़त्म करने के दौरान बाबू लोग आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। चलिए क्लास ख़त्म करते ही क्लास अब ख़त्म किया जा रहा है। चलिए यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर कल मॉडल सेट 2 लेकर आऊँगा। ठीक है। देखिए अब लास्ट क्लास ख़त्म होने के बाद जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।